डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर या वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम इसमें डिटेल में इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उसमें कौन कौन सी फिनोमेना होती हैं, कौन कौन सी इसमें गैसेस पाई जाती हैं, रेडियो कम्युनिकेशन किस लेयर में होता है, एरोप्लेन किस लेयर्स में उड़ती हैं। इन सारे बातों को हम इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बारी बारी से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर या वायुमंडल की संरचना। इस टॉपिक को किसी और नाम से भी जानते हैं, जैसे स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, इसको हम स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर के नाम से भी जानते हैं या डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, तो कोई भी नाम हो, टॉपिक वही है। इसमें हमको डिफरेंट लेयर्स या डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में एटमॉस्फेयर के पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर या वायुमंडल की संरचना। देखिए, वायुमंडल की संरचना में हम डिफरेंट लेयर की बात हम क्यों करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट लेयर की बात क्यों आई? क्या ऐसा कोई फिजिकल लेयर है अलग अलग ऊंचाई पे जाने पे? देखिए, हमने एटमॉस्फेयर के इस चैप्टर में जब स्टार्ट किया था तो उसमें पहले इस कॉन्सेप्ट को बता दिया है कि हमारे अर्थ के सराउंडिंग में जो गैसियस लेयर है हम उसी को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। इस गैसियस लेयर में गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर वेपर है, और ये जो भी चीज़ें इसमें हैं वो किसकी वजह से हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण ही अर्थ के सराउंडिंग में, पृथ्वी के चारों तरफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल या वाटर वेपर इसके चारों तरफ ट्रैप्ड हैं। ओके, ग्रेविटी की वजह से ही। अगर ग्रेविटी ना होता तो ये सारे गैसेस, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर स्पेस में चले जाते हैं, अर्थ के चारों तरफ ये ट्रैप नहीं रहते, एकत्रित नहीं रहते। ठीक है, जैसे कि चंद्रमा पे ग्रेविटी बहुत कम है। ओके, पृथ्वी का जो नेचुरल सैटेलाइट है मून, वहाँ पे पृथ्वी के ग्रेविटी के कंपेरिजन में 6 गुना वहाँ पे कम ग्रेविटी कम पाई जाती है। ओके, जितनी ग्रेविटी पृथ्वी के पास है उतनी ग्रेविटी चंद्रमा के पास नहीं है, 6 गुना कम है। तो वीक ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है। लेकिन हमारे पृथ्वी के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है सफिशिएंट, तो इसकी वजह से यहाँ पे एटमॉस्फेयर ये पाया जाता है। ठीक, इस ग्रेविटी के पीछे एक कुछ और भी कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं, लेट से 5 किलोमीटर, 10, 20, 25, 50, 100, ओके, 200, 400, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि ग्रेविटी जो है घटती जाती है। अगर ग्रेविटी घटने लगती है, ग्रेविटी कम होने लगेगी, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल हैं वो भी कम होते जाएंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो सबसे ज़्यादा कहाँ लग रहा है? अर्थ के सरफेस पे लग रहा है। तो जहाँ पे फोर्सेस अधिक, अट्रैक्टिव फोर्सेस, वहाँ पे गैसेस का नंबर ज़्यादा होगा, और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है, इसीलिए गैसेस का नंबर ऊपर जाने पे कम होता जाता है। इसको इस एयर कॉलम से देखिए, ये एयर कॉलम है, ये अर्थ सरफेस मान लीजिए, यहाँ पे गैसेस का मॉलिक्यूल जो है कि बहुत अधिक नंबर में है। जैसे जैसे लेकिन ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे नंबर ये कम होते जाते हैं। मीन्स जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे एयर की डेंसिटी घनत्व तो कम होता जाता है। अगर एयर का घनत्व कम होता जाएगा तो टेम्परेचर भी, तापमान भी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। ओके, लेकिन सिर्फ कुछ ऊंचाई तक, 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही तापमान घटेगा। मतलब एक निश्चित ऊंचाई पे जाने के बाद जो तापमान जो घट रहा था वो रुक जाएगा घटना, उसके बाद तापमान बढ़ने लगता है। फिर किसी और ऊंचाई पे जाने के बाद तापमान फिर घटता है, फिर बढ़ता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि अलग अलग ऊंचाई पे तापमान का जो पैटर्न है वो अलग अलग है। ओके, कुछ ऊंचाई तक पहले घटा फिर बढ़ा, ओके, फिर घटा फिर बढ़ा, बढ़ता गया। ओके, और ठीक इसी तरह अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग तरह की गैसेस पाई जाती हैं। अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग तरह की एटमॉस्फेरिक, वायुमंडलीय फिनोमेनाएं, क्रियाएं होती हैं, जैसे बादल का बनना, बिजली का चमकना, गरजना, आंधी तूफान का आना। ये सारे अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग तरह की फिनोमेना होती हैं। ओके, तो इसके बेसिस पे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है।
अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया कर दिया गया है, जिसको हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, या डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कहते हैं, या स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके, वो जो अलग अलग लेयर्स हैं वो 5 लेयर हैं। ओके, पहली लेयर, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं। पहले लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, दूसरी लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी लेयर को बोलते हैं मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और ये इग्जोस्फियर। ठीक, ये अलग अलग ऊंचाई पे है, अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग तरह की फिनोमेना होती हैं, अलग अलग तरह के टेम्परेचर का पैटर्न मिलेगा, अलग अलग तरह की गैसेस मिलेंगी। इसके बेसिस पे इसको अलग अलग लेयर्स बता दिया गया। ये कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है, लेयर नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल लेयर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कि इसको अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर से। देखिए, किसी भी लेयर में हम किस किस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो कौन सा लेयर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा लेयर है, उसकी ऊंचाई क्या है, उसमें तापमान घट रहा है, बढ़ रहा है, उसमें गैस कौन सी है, और उसमें एटमॉस्फेरिक फिनोमेना कौन सी होती है। इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखिए, आप सभी लेयर्स को एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल, पहले स्टार्ट करते हैं ट्रोपोस्फियर से। ट्रोपोस्फियर में क्या बताएंगे, ये ट्रोपोस्फियर फर्स्ट लेयर है, ट्रोपोस्फियर फर्स्ट लेयर है। ठीक, सेकेंड पॉइंट, उसकी ऊंचाई के बारे में बताइए। इसकी ऊंचाई 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। तीसरी लेयर, तीसरी पॉइंट, इसके गैस के बारे में बताइए, इसमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। ऑल द एटमॉस्फेरिक गैसेस जिसको आप जानते हैं। ओके, ऑल द एटमॉस्फेरिक गैसेस वो सभी ट्रोपोस्फियर में पाई जाती हैं। ओके, 90% या ऐसे कहिए कि लगभग 90% से ज़्यादा गैसेस ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है। और इस 90% में से भी पूरे एटमॉस्फेयर का 50% गैस सिर्फ 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। लेट से यहाँ 5 किलोमीटर की ऊंचाई है, तो यहाँ से यहाँ तक इस ऊंचाई में पूरे एटमॉस्फेयर का 50% गैसेस पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है, ग्रेविटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। तो जो नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं वो लोअर एटमॉस्फेयर में ही पाए जाते हैं। ठीक, फोर्थ पॉइंट बताइए इसके टेम्परेचर के बारे में। देखिए, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घटता जाता है। क्यों? क्योंकि एयर की डेंसिटी कम होती जाती है, तो टेम्परेचर भी कम होता जाता है। ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक कम होता है? देखिए, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर हम बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, 15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कहाँ से कहाँ तक कम होता है? 15 डिग्री सेल्सियस टू -56 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस से घट करके -56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। कहाँ तक? 12 से 15 किलोमीटर की आप ऊंचाई पे आ जाएंगे तो यहाँ तक आते रहते टेम्परेचर इतना तक घट जाता है। ओके, 15 डिग्री सेल्सियस से -56 डिग्री सेल्सियस तक कैसे घटता है? देखिए, टेम्परेचर की घटने का एक रेट है, बस नाम सुन लीजिए, जिसको कहते हैं लैप्स रेट। ये 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। मतलब 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। इन सब बातों को डिटेल में जानने के लिए आप मेरे इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी नाम के प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें सारे लेक्चर, मेरे एटमॉस्फेयर के लेक्चर को मैंने 3 पार्ट में बनाया है, बहुत ही डिटेल बनाया है, खास करके यूपीएससी के लिए। तो यहाँ पे टेम्परेचर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, हाइट बढ़ने के साथ साथ, हाइट बढ़ा टेम्परेचर घटने लगता है। ठीक है, हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर यहाँ पे घटने लगता है। तो पहला लेयर है, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ये बताया कितनी ऊंचाई तक है, ये बताया कौन सी गैस पाई जाती है, ये बताया। ओके, टेम्परेचर ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या घटता है, क्या बढ़ता है, ये बताया। एक और चीज़ बताना है आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक फिनोमेना मतलब वायुमंडल में होने वाली क्रियाएं, जैसे बादल का बनना, बिजली का चमकना, फॉग का बनना, कोहरा का बनना, ये सारी जो घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान का आना, ये सभी ट्रोपोस्फियर में ही पाया जाता है। जितने भी बारिश वाले जितने भी बादल हैं वो ट्रोपोस्फियर में ही पाए जाते हैं। ओके, बारिश वाले बादल इसके ऊपर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी बादल हैं सब ट्रोपोस्फियर में पाए जाते हैं। मतलब कि जितनी भी एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है
वो सभी ट्रोपोस्फियर में होता है। क्लियर? एटमॉस्फेरिक फिनोमिना सब किस में होता है? ट्रोपोस्फियर में, जैसे बादल का बनना, लाइटनिंग, ओके, बिजली की चमकना, थंडरिंग, बादल गरजना, ठीक है, थंडर स्टॉर्म, आंधी तूफान का आना, फॉग का बनना, ठीक है, स्मॉग का बनना, ठीक है, स्नोफॉल का होना, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ ट्रोपोस्फियर में ही पाई जाती हैं, क्लियर? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लेयर के बारे में, स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए एक चीज़ और, ट्रोपोस्फियर की अपर मोस्ट बाउंड्री को, जहाँ पे ट्रोपोस्फियर खत्म हो रहा है यहाँ पे, ओके, इस बाउंड्री को बोलते हैं ट्रोपोपॉज पॉज मतलब रोक देना, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर जहाँ पे रुक जाता है, खत्म होता है, उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर की। स्ट्रेटोस्फीयर में फर्स्ट पॉइंट क्या बताएंगे, ठीक उसी तरह इसको बताइए, ये सेकेंड लेयर है एटमॉस्फेयर का। दूसरा पॉइंट बताइए, इसकी ऊंचाई के बारे में बताइए, 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। इसमें कौन सी गैस पाई जाती है वो बताइए। इसमें ओजोन गैस पाई जाती है, इसलिए उसको ओजोन लेयर भी कहते हैं, क्योंकि ओजोन यूवी रेज को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। मतलब स्ट्रेटोस्फीयर हमारा प्रोटेक्टिव शील्ड, सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो हमारी यूवी रे से सुरक्षा करता है, ठीक है। फिर इसमें टेम्परेचर के बारे में बताइए। देखिए तापमान क्या होता है, पहले कुछ ऊंचाई तक कोई परिवर्तन नहीं होता है, फिर उसके बाद तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, फिर अचानक से तेज़ी से बढ़ने लगता है। कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है ये आपको ध्यान देना है। -56 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ता, -56 से -2 हो गया, ठीक है, तापमान बढ़ने लगता है। इसमें कौन सी एटमॉस्फेरिक फिनोमेना पाई जाती है। देखिए जितने भी एरोप्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स के उड़ने के लिए स्ट्रेटोस्फीयर आइडियल प्लेस है। यहाँ पे एरोप्लेन, जेट फाइटर प्लेन, ओके, जेट प्लेन्स यहाँ पे ये उड़ते हैं। इसमें ट्रोपोस्फीयर की तरह कोई स्पेशल फिनोमेना नहीं होती है, ठीक है। हाँ, जेट स्ट्रीम यहाँ पे चलता है, बहुत तेज हवा की धाराएं यहाँ पे चलती है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप मेरे उस लेक्चर में देख लीजिए। यहाँ पे सिर्फ हम क्लास 7 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे, जो आपके बुक में दिया है। अब उसको देखिए, डिटेल में जानना है तो मेरे और लेक्चर को देखिए, जो मैंने खास करके यूपीएससी के लिए बनाया, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जहाँ खत्म होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। क्लियर? आगे बात करते हैं मीजोस्फीयर की। मीजोस्फीयर में भी हम ठीक उसी तरह हम इसको डिस्कस करेंगे। मीजोस्फीयर में फर्स्ट पॉइंट क्या बताएंगे, इट इज़ थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ऊंचाई के बारे में बात करिए, ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई है 50 to 85 किलोमीटर तक ये पाया जाता है। आपकी बुक में 80 दिया हुआ है, ओके। थर्ड पॉइंट, इसमें गैस के बारे में बताइए, इसमें कौन सी गैस पाई जाती है। इसमें O2 गैस पाई जाती है और NO गैस पाई जाती है, ठीक है ना। और इसमें टेम्परेचर के बारे में बताइए, टेम्परेचर क्या होता है। इसमें फिर से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घटने लगता है। कहाँ से कहाँ तक घटता है, -2 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -92 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर घटा, ओके। हाइट बढ़ने के साथ साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर इसमें घटता है, ठीक है। इसमें कोई स्पेशल एटमॉस्फेरिक फिनोमेना देखने को नहीं मिलती। हाँ, ये चीज़ बता सकते हैं, मेटियोरिक लाइट जब उल्का पिंड गिरता है तो उसके साथ जो रोशनी आती है, दिखाई देती है, चमक जो दिखाई देती है, वो मीजोस्फीयर में ही दिखती है, वो मीजोस्फीयर में ही हमको दिखाई देती है। तो मेटियोरिक लाइट दिखती है मीजोस्फीयर में, इसमें ये स्पेशल फिनोमेना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्मोस्फीयर की। थर्मोस्फीयर, ओके, थर्ड लेयर, उसकी ऊंचाई बता दिए, गैस बता दिए, हाइट बता दिए, हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर बता दिए, और इसमें स्पेशल एटमॉस्फेरिक फिनोमेना, इसमें मेटियोरिक लाइट, जब उल्का पिंड गिरते हैं तो उल्का पिंड का जो प्रकाश है वो मीजोस्फीयर में दिखाई देता है। थर्मोस्फीयर की बात करें तो देखिए, थर्मोस्फीयर में फर्स्ट पॉइंट बताइए, ये फोर्थ लेयर है, ओके, फोर्थ लेयर है। सेकेंड पॉइंट बताइए, इसकी ऊंचाई बताइए, ये 85 किलोमीटर से लेकर के
400 किलोमीटर तक ये पाया जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट बताइए गैस के बारे में। थर्मोस्फेयर में O2+ पाया जाता है, इसमें एक O+ बढ़ जाता है और NO+ पाया जाता है। ये सारी गैसेस पाई जाती है आयन के फॉर्म में, इसीलिए थर्मोस्फेयर को एक और नाम से जानते हैं, आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर भी बोलते हैं, आइनोस्फीयर भी बोलते हैं। क्लियर। फोर्थ पॉइंट बताइए टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे कुछ ऊंचाई तक टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, फिर उसके बाद फिर बढ़ने लगता है। तो इसमें हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर तापमान घटने लगता है, तापमान बढ़ने लगता है, तापमान इसमें बढ़ता है। ठीक है, ये इसमें स्पेशल एटमॉस्फेरिक फिनोमेना ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन इसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है। देखिए रेडियो कम्युनिकेशन में ये यूज होता है। रेडियो कम्युनिकेशन में कौन सी लेयर यूज होती है, या रेडियो के जो सिग्नल है किस लेयर में भेजे जाते हैं? थर्मोस्फीयर में। रेडियो कम्युनिकेशन थर्मोस्फीयर में ही रेडियो के कम्युनिकेशन के लिए जो तरंगे हैं, वेव्स हैं, वो भेजी जाती हैं। फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के सीधे फिर वो ग्राउंड पे आता है, रिसीवर उसको रिसीव करता है, फिर जाकर रेडियो हमारा काम करता है। ठीक है, अपने यूपीएससी के लेक्चर में इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें मैंने बताया है कि रेडियो दिन के समय में उसकी आवाज़ क्लियर नहीं आती है, लेकिन रात में क्लियर क्यों आती है, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने उस वीडियो में दिया है लेक्चर में, आप उसको देख सकते हैं अगर जानना चाहें तो। ठीक है, यहाँ पे हम इसको स्किप कर रहे हैं। रेडियो कम्युनिकेशन में ये यूज होता है थर्मोस्फीयर। ठीक है, फोर्थ लेयर ऊंचाई बता दिए 85 से 400, O2+, O+, NO+, हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, रेडियो कम्युनिकेशन में ये यूज होता है। लास्ट लेयर की बात कर रहे हैं एक्सोस्फीयर की। देखिए एक्सोस्फीयर में लाइकवाइज आप इसको उसी तरह बताइए, ये फिफ्थ लेयर है। ओके, दूसरा पॉइंट, ये 400 किलोमीटर से अधिक जो ऊंचाई है वो एक्सोस्फीयर की पाई जाती है। 400 से, क्योंकि हम यहाँ पे 600 भी बता सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में 600 दिया है एटमॉस्फेयर की ऊंचाई। ओके, नासा के अकॉर्डिंग ये 800 किलोमीटर है, और किसी किसी बुक में ये 1000 किलोमीटर भी एटमॉस्फेयर की ऊंचाई बताई गई है। ठीक है, मतलब आप ऐसे कहिए कि 400 किलोमीटर से ज़्यादा जो ऊंचाई है वो एक्सोस्फीयर वाली लेयर है। ठीक है, थर्ड लेयर, इसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। फोर्थ, टेम्परेचर कैसा है, क्या होता है इसमें प्रोफाइल टेम्परेचर का? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसमें जो टेम्परेचर है, इसमें भी टेम्परेचर बढ़ता ही रहता है। ओके, और इसमें कोई स्पेशल एटमॉस्फेरिक फिनोमेना ऐसा कोई नोट नहीं किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें हमने डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर देखा। टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर, दोनों एक ही नाम है। फिर एक्सोस्फेयर। ओके, इसमें अलग अलग लेयर्स में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, क्या क्या उसका इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी एटमॉस्फेरिक फिनोमेना पाई जाती हैं, ये सारी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ऊंचाई याद रखनी है, टेम्परेचर पैटर्न याद रखना है, गैसेस याद रखनी है, और उसका यूज कहाँ है, कौन सी लेयर कहाँ यूज होती है, ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगर इसमें आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट कर सकते हैं, और ये भी बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच।